गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ के राठौड़ राजवंश को, और राठौड़ राजवंश में हमने राव जोधा तक के शासकों को पीछे की क्लास में पढ़ा। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राव जोधा के आगे के शासकों को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम बात करें तो देखिए, राव जोधा के बाद मारवाड़ का शासक बनता है राव सातल। आप साथ साथ यहाँ से नोट कर सकते हैं, राव जोधा के बाद मारवाड़ का जो शासक है वो कौन बनेगा? राव सातल बनेगा। और इनके शासन काल की हम बात करें तो राव सातल का जो शासन काल है वो रहा 1489 से लेकर के 1492 ईस्वी तक मारवाड़ पे शासन रहा किसका? राव सातल का। राव सातल के समय अजमेर के एक सूबेदार हुआ करते थे जिसका नाम था मल्लू खां, और इस मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम था घुड़ले खां। वेरी इंपॉर्टेंट, मल्लू खां के सेनापति का नाम क्या था? घुड़ले खां। कहते हैं कि घुड़ले खां और राव सातल के बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम है साथियों कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कोसाना का युद्ध। और ये कोसाना का युद्ध जो है वो किसके बीच होता है? घुड़ले खां और राव सातल के बीच। कब होता है? 1492 ईस्वी में। घुड़ले खां इस युद्ध में मारा जाता है और जीत किसकी होती है? राव सातल की होती है। राव सातल की घुड़ले खां पर जीत के उपलक्ष्य में मारवाड़ में एक त्योहार प्रारंभ किया गया। उस त्योहार का नाम था घुड़ला त्योहार। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है घुड़ला त्योहार किसके समय से प्रारंभ हुआ? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। घुड़ला त्योहार जो है इसका प्रारंभ किसके समय से होता है? राव सातल के समय से होता है। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये त्योहार मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया गया? राव सातल की घुड़ले खां पर विजय के उपलक्ष्य में ये त्योहार जो है वो प्रारंभ होता है। कहाँ पे? मारवाड़ अंचल में। आगे हम बात करें राव सातल की, तो राव सातल की एक रानी थी भटियानी रानी जिसका नाम था फूलादे। क्या नाम था? फूलादे। तो राव सातल की भटियानी रानी फूलादे के द्वारा जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया गया, और उस तालाब का नाम था फूलेलाव तालाब। कौन से तालाब का निर्माण करवाया गया? फूलेलाव तालाब का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? राव सातल की रानी फूलादे के द्वारा फूलेलाव तालाब बनवाया गया। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। इस प्रकार से राव सातल को हमने विस्तार से पढ़ा। राव सातल के बाद मारवाड़ का जो शासक है वो बनेगा राव सूजा, और राव सूजा के बाद की हम बात करें तो राव सूजा के बाद मारवाड़ की शासक बनते हैं राव गंगा। कौन बनेंगे? राव गंगा। और राव गंगा के शासन काल की हम बात करें तो 1515 से लेकर के 1532 ईस्वी तक शासन रहा मारवाड़ पे किसका? राव गंगा का। इसी समय की घटना है, 1515 से लेकर के 1532 के बीच की एक घटना है। आपको याद होगा 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? खानवा का युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच ये युद्ध होता है, और इस युद्ध के अंदर राणा सांगा के द्वारा पाती पैरवेन की परंपरा को प्रचलित किया गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने राजस्थान के सभी राजपूत राजाओं को इस युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया था, और राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से जो राजपूत राजा थे उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। और मारवाड़ से हम देखें तो मारवाड़ से राव गंगा जो हैं इन्होंने भी राणा सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध के अंदर, और राव गंगा के द्वारा अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा खानवा के युद्ध में। आगे हम बात करें राव गंगा के बाद, तो राव गंगा के बाद मारवाड़ का जो शासक है वो कौन बनेगा? मालदेव बनेगा। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, और हत्या करने के बाद मारवाड़ का शासक बना था। इसका जो शासन काल है वो है साथियों 1532 से लेकर के 1562 ईस्वी तक। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की, इसलिए इसे मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट,
मारवाड़ का पितृहंता किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? राव मालदेव को कहा जाता है। और इनका जो शासनकाल है वो 1532 से लेकर के 1562 ईस्वी तक रहा। मालदेव की हम बात करें तो मालदेव का जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे होता है? सोजत पाली में। मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पे होता है? सोजत पाली के अंदर होता है। और ये 5 जून 1532 ईस्वी को 5 जून 1532 ईस्वी को जोधपुर के शासक बनते हैं। वेरी इंपोर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। मारवाड़ का पितृहंता किसे कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या करके 5 जून 1532 ईस्वी को जोधपुर के राजा बने। और इनका जो राज्याभिषेक है वो कहाँ पे होता है? सोजत पाली में होता है। इसके अलावा मालदेव की हम बात करें तो फारसी इतिहासकारों के द्वारा और खास करके फरिश्ता के द्वारा मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा किस मारवाड़ शासक को कहा जाता है? तो याद रखिए साथियों, मालदेव को कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया? फारसी इतिहासकारों के द्वारा। और खास करके याद रखना है आपको, फरिश्ता के द्वारा। मालदेव की हम बात करें तो जोधपुर के इतिहास में कवि बांकीदास अपनी रचना बांकीदासरी ख्यात में ये लिखते हैं कि मालदेव वो राजा है जिसके 25 रानियां और 12 पुत्र थे। ये बात किसने लिखी? बांकीदास ने। ये बात किसके द्वारा लिखी गई? बांकीदास के द्वारा अपनी रचना बांकीदासरी ख्यात में जोधपुर के इतिहास में बांकीदास ने ये लिखा कि मालदेव वो राजा है जिसके 25 रानियां और 12 पुत्र हैं। और उन्हीं में से एक रानी थी जिसका नाम था उमादे। आप सभी जानते हैं ये उमादे कौन थी? ये उमादे जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की पुत्री थी। उमादे कौन थी साथियों? जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की पुत्री थी उमादे। और इसका विवाह किससे हुआ था? मालदेव से। लेकिन कहते हैं कि विवाह के दिन से ही रानी उमादे मालदेव से रूठ जाती हैं। और इतिहास में इन्हें रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी उमादे के नाम से इनको जाना जाता है। इनके मालदेव से रूठने का जो कारण है वो मालदेव की दासी हुआ करती थी जिसका नाम था भारमली। इनके रूठने का जो, इनके नाराज होने का जो कारण था, उमादे का मालदेव से नाराज होने का जो कारण है वो किसको माना जाता है? मालदेव की दासी भारमली को माना जाता है। ये विवाह के दिन से ही मालदेव से रूठ जाती हैं और जीवन भर मालदेव से रूठी रहती हैं। और कहते हैं कि मालदेव से नाराज होने के बाद रानी उमादे अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में चली जाती हैं और पूरा जीवन जो है अपना वो कहाँ पे व्यतीत करती हैं? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में व्यतीत करती हैं। आगे हम बात करें मालदेव की तो मालदेव के समय की एक घटना है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मालदेव के समय दिल्ली का जो शासक था वो कौन था? शेरशाह सूरी। मालदेव के समय दिल्ली का शासक था शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पे आक्रमण किया 1544 ईस्वी में, जिसको हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध। ये गिरी सुमेल का जो युद्ध है इसे जैतारण का युद्ध भी कहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब होता है? 1544 में। किसके बीच होता है? शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच होता है। लेकिन मालदेव ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस युद्ध में, ये युद्ध जो है मालदेव की तरफ से किसने लड़ा था? मालदेव के सेनापति। और सेनापति कौन थे? जेता और कूपा। जेता और कूपा ने बहुत ही बहादुरी के साथ ये युद्ध लड़ा, लेकिन लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि शेरशाह सूरी इस युद्ध में बहुत ही मुश्किल से जीत पाया था। और इसी कारण से शेरशाह सूरी ने क्या कहा कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से गिरी सुमेल के युद्ध को जीत पाया था। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी की इसमें विजय होती है और मालदेव की इसमें हार होती है। मालदेव के आगे की हम बात करें तो मालदेव के बाद जो अगला शासक है मारवाड़ का वो बनता है साथियों राव चंद्रसेन। वेरी इंपोर्टेंट, मालदेव के बाद अगला जो शासक है मारवाड़ का वो कौन बनता है? राव चंद्रसेन। ये वही राव चंद्रसेन है जिसने मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष किया और इसी कारण से राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इसके अलावा राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करें राव चंद्रसेन की तो इतिहास में राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा जाता है।
अभी हमने पढ़ा मालदेव को, तो देखिए मालदेव के हमने चर्चा की कि मालदेव के कुल 12 पुत्र थे और 25 रानियां थी। उन्हीं में से सबसे बड़े पुत्र की हम बात करें तो मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था साथियों राम। मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? राम था। और दूसरे नंबर का जो पुत्र था वो था साथियों उदय सिंह। और सबसे छोटे पुत्र की हम बात करें तो सबसे छोटा पुत्र कौन था? राव चंद्रसेन। तो कहते हैं कि मालदेव के द्वारा राम को, सबसे बड़े पुत्र राम को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। राम को मालदेव ने क्या किया? राज्य से निष्कासित कर दिया। और जोधपुर का राजा जो है वो किसे घोषित किया? राव चंद्रसेन को। ये जो राव चंद्रसेन है वो मालदेव की रानी स्वरूपदेव झाली का पुत्र था। और याद रखें साथियों, मालदेव की रानी स्वरूपदेव झाली के द्वारा मंडोर में एक तालाब का निर्माण करवाया गया, जो काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, और उसका नाम है साथियों बहुजीरो तालाब। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुजीरो तालाब का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया जाता है? मालदेव की रानी स्वरूपदेव झाली के द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया जाता है। और कहाँ पे करवाया गया? जोधपुर में मंडोर के अंदर इस तालाब का निर्माण करवाया गया। तो राव चंद्रसेन किसके पुत्र थे? मालदेव की रानी स्वरूपदेव झाली के पुत्र थे। और मालदेव ने जोधपुर का जो राजा है वो किसे घोषित किया? राव चंद्रसेन को। जबकि अपने बड़े पुत्र राम को राज्य से क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। लेकिन राम और उदय सिंह जो है वो अकबर की सेवा में चले जाते हैं, और जिसके कारण अकबर ने 1564 ईस्वी में जोधपुर पे आक्रमण किया। और किसके नेतृत्व में सेना भेजी? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। याद रखना, अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन के विरुद्ध हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई, और इस युद्ध में राव चंद्रसेन को वहां से भागना पड़ा। तो कुछ समय तक राव चंद्रसेन जोधपुर के राजा रहे, लेकिन कुछ समय बाद ही 1564 ईस्वी में अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी राव चंद्रसेन के खिलाफ, और राव चंद्रसेन को वहां से भागना पड़ा। तो 1564 ईस्वी में राव चंद्रसेन ने जोधपुर को छोड़ा। उसके बाद 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन होता है, और 1564 से लेकर के 1570 ईस्वी यानी कि 6 साल तक जो राव चंद्रसेन है वो ऐसे ही भटकते रहते हैं। 1570 में जब नागौर दरबार का आयोजन होता है तो विभिन्न राजपूत राजा जो है राजस्थान के, वो इस नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। जैसे हम बात करें तो जयपुर से भारमल जो है वो नागौर दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। इसके अलावा हम बात करें बीकानेर के राठौड़ों की, तो बीकानेर की हम बात करें तो बीकानेर का कल्याणमल जो है वो अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ नागौर दरबार में उपस्थित होता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, जैसलमेर से हरराय भाटी खुद तो उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन अपने प्रतिनिधि को नागौर दरबार में उपस्थित करते हैं। इसके अलावा राव चंद्रसेन की हम बात करें तो राव चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित होता है अपने पुत्र राय सिंह के साथ। लेकिन वहां पर नागौर दरबार में चंद्रसेन को इतना महत्व नहीं दिया गया जितना राम और उदय सिंह को, इनके भाई राम और उदय सिंह को मिला। तो इस बात से राव चंद्रसेन नाराज हो जाते हैं, और नाराज होकर के कहाँ चले जाते हैं? भादराजोन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं? भादराजोन चले जाते हैं, और भादराजोन जाकर के अकबर के विरुद्ध सेना इकट्ठी करते हैं। लेकिन इस बात का पता किसे चला? अकबर को चला। तो अकबर ने भादराजोन सेना भेजी किसके खिलाफ? राव चंद्रसेन के खिलाफ। तो यहाँ से चंद्रसेन को भागना पड़ा, और चंद्रसेन यहाँ से कहाँ चले जाते हैं? सिवाना चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? सिवाना। और कुछ समय तक सिवाना में रहे, लेकिन जब अकबर को पता चला कि राव चंद्रसेन सिवाना में है तो वहां पे भी अकबर ने सेना भेजी, और यहाँ से सिवाना से राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं? रामपुरा की पहाड़ियों में। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कहाँ चले जाते हैं? रामपुरा की पहाड़ियों में। और यहाँ से सिरोही और इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा की ओर निकल जाते हैं। इस प्रकार से राव चंद्रसेन अपने पूरे जीवन में इसी तरह से भटकते रहे, और भटकते भटकते इनका जो जीवन है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि भादराजोन से निकलने के बाद राव चंद्रसेन ने
स्थानीय लोगों को लूटना शुरू कर दिया। इसी कारण से उतना महत्व राव चंद्रसेन को नहीं मिल पाया इतिहास में जितना महाराणा प्रताप को मिला, क्योंकि महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा और राव चंद्रसेन ने भी मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रखा। लेकिन इस बात के कारण, कौन सी बात, क्योंकि राव चंद्रसेन ने स्थानीय लोगों को लूटना प्रारंभ कर दिया, इसी कारण से वो स्थान राव चंद्रसेन को नहीं मिल पाया जो इतिहास में महाराणा प्रताप को मिला है। और यही सबसे बड़ी कमी रही किसकी, राव चंद्रसेन की। आगे हम बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया कि 1570 में नागौर दरबार का आयोजन होता है और इस नागौर दरबार के अंदर जो कल्याणमल है वो अपने पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ के साथ उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे राय सिंह से संबंधित दो घटनाओं को हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। वो दो घटनाएं कौन सी है, देखिए 1572 में, देखिए 1564 में क्या हुआ, चंद्रसेन के विरुद्ध सेना भेजी हुसैन कुली के नेतृत्व में और जोधपुर पे अधिकार किसका हो गया, अकबर का। तो अकबर ने क्या किया, 1572 ईस्वी में अकबर ने कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया और 1572 से लेकर के 1581 ईस्वी तक राय सिंह जो है वो जोधपुर के प्रशासक रहे। इसी दौरान आप याद रखिए 1574 में राय सिंह को अकबर के द्वारा राव चंद्रसेन को दंडित करने के लिए भी भेजा गया। तो 1572 से लेकर के 1581 ईस्वी तक जोधपुर के प्रशासक कौन रहे, कल्याणमल के पुत्र राय सिंह रहे। लेकिन 1581 ईस्वी में अकबर के द्वारा राय सिंह को बलूचिस्तान अभियान पे भेजा गया और उसके बाद 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी तक जोधपुर जो है वो क्या रहा, खालसा रहा। तो याद रखें जोधपुर खालसा कब से कब तक रहा, 1581 से लेकर के 1583 ईस्वी तक। उसके बाद 1583 में अकबर ने जोधपुर का जो राजा है वो किसे घोषित किया, चंद्रसेन के भाई उदय सिंह को, मोटा राजा उदय सिंह को। तो मोटा राजा उदय सिंह के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।